हेलो एवरीवन। तो प्रैक्टिस शीट में आप लोगों का कुछ डाउट है, ठीक है, उसको डिस्कशन कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो 10 इज इक्वल टू दिस, ये सब क्वेश्चन उसमें किया नहीं था, 10th में किया होगा ये सब क्वेश्चन, 10th में किया होगा, याद है? देखो याद है, ये ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए बोलता था, याद है आपके पास? वो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए बोलता था, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालने के लिए बोलता था। सेम वही क्वेश्चन तो है। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो x की जगह पे उसने क्या दे दिया है, tan और cot दे दिया है, और tan और cot के बारे में आपको क्या पता है कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स, वो रिवर्स होता है, ठीक है ना। tan x प्लस देखो 1/tan x इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? कर पाओगे सुब्रजीत? 10th में ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं, याद हो? tan स्क्वायर प्लस 1/10 की पावर स्क्वायर पावर 4, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करना है पहले आपको? इसको एक बार स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, है ना। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे, देखो इसको मैं t ले रहा हूं, इसको मैं 1/t ले रहा हूं, ठीक है। बाद में मैं t को 10x पुट कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो, देखो कितना मिलेगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16। ये इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, -2, क्या दे देगा, 14। दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर दो, t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 14 का स्क्वायर। 2 को इस तरफ लेके जाओ, t की जगह पे 10x पुट कर दो, सॉल्व नहीं होगा। तो सेम वही क्वेश्चन जो 10th में किया था, वही क्वेश्चन तो यहाँ पे भी है, बस अब वो t x में नहीं दे रहा है, किस में दे रहा है? x में नहीं दे रहा है, किस में दे रहा है? वो tan के टर्म में दे रहा है, cot के टर्म में दे रहा है, cosec में देगा, sec में देगा, इस टाइप से कुछ भी फंक्शन वो देगा, है ना। तो जो आप फंक्शन पढ़ चुके हो वो चीज है। ये 45 नहीं है, 45 भी देखो, ये 44 था शायद, ठीक है। तो 44 जिससे नहीं हुआ है, ये देखो ये 44 था, 45 देखो, ठीक है। 45 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिया हुआ है हमें? x इक्वल टू sec 5 माइनस tan 5, ठीक है। y हमें क्या दिया हुआ है, cosec 5 प्लस cot 5, है ना, cosec 5 प्लस cot 5, ठीक है। ये फाई एक एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी सिंबल दे। और हमसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि बताओ x प्लस, है ना, y प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। एक एक ऑप्शन को आपको रख के चेक करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, ठीक है। तभी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो इजिली। और ठीक है, तो देखो पहला वाला ऑप्शन में चेक करता हूं, देखो स्टार्टिंग के एक दो ऑप्शन में y प्लस 1/y माइनस 1 है, और वो x या y के इक्वल बोल रहा है, ठीक है। तो मैं एक ये ऑप्शन चेक करता हूं, y प्लस 1/y माइनस 1, तो मेरा ऑप्शन ए और बी डायरेक्टली चेक हो जाएगा, ठीक है। एक इसका रिवर्स में है, तो y प्लस 1 क्या हो जाएगा, देखो cosec 5 प्लस cot 5 डिवाइडेड बाई, देखो, और इसी चीज को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं पहले, तो देखो ऊपर में मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर में मैं माइनस प्लस 1 और -1 कर सकते हैं कि नहीं, देखो। और इसको इसके साथ कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस वाई प्लस 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2/y माइनस 1, क्लियर है, y माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो y माइनस 1 कैलकुलेट करने का ट्राई करो, y माइनस 1 अब क्या लिखोगे, cosec 5, cosec में मैं डील नहीं करूंगा, किस में चला जाऊंगा, साइन में। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, देखो साइन cos 5
+1 डिवाइडेड बाई साइन फाई। ये लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है किसी को? तो यहाँ पे मैं इसको पुट करूंगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स साइन फाई ऊपर चला जाएगा और नीचे में कॉस फाई +1 होगा, है ना, और 1 प्लस कॉस फाई बचेगा। कर सकते हैं? यहां तक बताओ, कोई डाउट है? सुब्रजीत समझ में आ रहा है? ये मैंने किया। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, ऊपर में देखो मुझे साइन फाई दिखाई दे रहा है, ठीक है, और मुझे एक्चुअली में सेक और टेन में चाहिए, और सेक और टेन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है, इसको आप क्या करो, साइन कॉस में चेंज कर लो इस x को, ताकि हमें सब कुछ दिख जाए कि x के टर्म में क्या हो रहा है, क्योंकि सेक और कॉट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहां पे चेंज करोगे तो ये कितना होगा, देखो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ऐसा कुछ होगा। तो हमें इसको फाइनली कन्वर्ट करके इसमें लेके आना है, ठीक है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस फाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये होगा तो +2 साइन फाई इंटू 1 माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाई, ये कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर फाई बन गया। एक साइन स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, है ना, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 2। अब यहां पे मैं इसको करूंगा तो ये कितना दे देगा, कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई, दिख रहा है क्या, कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई, ठीक है। और यहां से मेरा कुछ दिख नहीं रहा, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मेट में, ठीक है। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो यहां पे मुझे डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, एक और मेथड है करने का, है ना, इस तरीके से भी आप प्रोसीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो जो भी ऑप्शन हमें दिया हुआ है उस ऑप्शन में हमें x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, y प्लस 1 बाय y माइनस 1, या समथिंग y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, इस फॉर्मेट का है, ठीक है। इसमें भी कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा आपको इसमें और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो इस वाले पार्ट में यहां पे अगर मैं किसी भी एक पार्ट को लेके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या दे देगा, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1, दिख रहा है, ये चीज होगा, है कि नहीं। तो यहां पे देखो ये टर्म यहां पे नीचे में जनरेट हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस वाले में माइनस प्लस वाला ले लूं एक, ठीक है, प्लस और माइनस ऊपर कर देता हूं तो यहां पे प्लस आ जाएगा। तो यहां पे देखो आपके पास टर्म जो है वो किस तरीके का है, x माइनस 1 इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट का टर्म आपके पास आ रहा है, दिख रहा है क्या, है ना, ये आपका इस फॉर्मेट का आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो इस वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइप का टर्म होगा, यानी तो अगर नीचे में माइनस होगा तो ये इस तरफ आके ये प्लस बन जाएगा, है ना, बस यही डिफरेंस होगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी आपको x इंटू वाई कैलकुलेट करना है, x माइनस वाई या x प्लस वाई कैलकुलेट करना है ना। तो ये वाले पार्ट से आपका थोड़ा सा ज्यादा इजी पड़ेगा क्वेश्चन को देखना। तो देखो जो हमारे पास x और y का टर्म है, x और y के टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली, ठीक है, तो x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था 1 माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है, इंटू y जो था हमारे पास वो क्या था 1 प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई, है ना, जस्ट अभी हमने ऊपर में किया था, इसको साइन कॉस में चेंज किया था, ठीक है। तो यहां पे जो टर्म जनरेट हो रहा है मैं उसी टाइप का टर्म इधर कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूं, ताकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको इजी वाले फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। यहां पे देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, देखो 1 माइनस साइन फाई इंटू 1 प्लस साइन फाई, मल्टीप्लाई करो ये ब्रैकेट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में देखो 1 प्लस साइन फाई, है ना, माइनस 1 प्लस कॉस फाई हो जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई माइनस साइन फाई, और यहां पे देखो माइनस
साइन फाई इंटू कॉस फाई का टर्म होगा, दिख रहा है क्या, डिवाइडेड बाई साइन फाई इंटू कॉस फाई। देखो साइन फाई इंटू कॉस फाई नीचे में आ गया, ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां से देखो इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में है तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो अगर आप x प्लस वाई एक्स इंटू वाई प्लस 1 कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे तो देखो कितना आएगा आपके पास, 1 प्लस कॉस फाई माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई इंटू कॉस फाई, ये टर्म हमारे पास जनरेट हुआ। ठीक है, अब देखो सेम टाइप का टर्म आप, अगर मैं ये टर्म कैलकुलेट करने का ट्राई करता हूं, पहले मैं x माइनस वाई कैलकुलेट करूंगा और देखूंगा कोई रिलेशन मिल रहा है कि नहीं, और वैसे ही आप x प्लस वाई भी निकाल सकते हो। तो x माइनस वाई जब आप कैलकुलेट करोगे, है ना, तो x और y हमारा किसके टर्म में था, फिर से मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस टाइम्स 1 प्लस कॉस फाई बाई साइन फाई, ऐसा कुछ टर्म था, है ना। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखो, है ना, इसको आप सॉल्व करके देखना, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, साइन फाई इंटू कॉस फाई। देखो यहाँ पे भी नीचे में साइन फाई कॉस फाई, यहाँ भी साइन फाई कॉस फाई आ रहा है, मतलब कुछ रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या दे देगा, साइन फाई और माइनस साइन स्क्वायर है फाई, दिख रहा है, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो कॉस फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और यहां से ये दोनों मिलके क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन फाई माइनस कॉस फाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन फाई इंटू कॉस फाई। देखो ऊपर वाला जो टर्म हमने कैलकुलेट किया था ये उसका क्या है, नेगेटिव टाइम्स है, यानी x इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस वाई आ रहा है। ठीक है, और यहां से इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया था, यहां से x कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू, यहां से पहले वाले पार्ट से x निकाला मैंने तो y प्लस 1 बचेगा, है ना, और इस तरफ से माइनस 1 निकालोगे तो क्या बचेगा, सॉरी, हाँ इस टाइप का टर्म होगा, है ना। और यहां से आप x प्लस 1 कॉमन निकाल के इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आपका थर्ड ऑप्शन शायद मैच कर रहा है, चेक करके देखना, x इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ टर्म जनरेट होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म जनरेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि मुझे जो ऑप्शन में निकालने के लिए बोला जा रहा है उस फॉर्मेट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोच सकते हो, और भी मेथड्स हैं हमारे पास करने के, वो वाला मेथड हम लोग बाद में सीखेंगे जब आप ट्रिगोनोमेट्री सही से सीख जाओगे तब। ठीक है, तो उन सब डायरेक्टली, इसका भी डायरेक्ट मेथड भी है, तो हम उस डायरेक्ट मेथड में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो मेथड से आप एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री करना भूल जाओगे, है ना। तो वो वाला पार्ट जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना होता है और क्या करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखो, 49 में हमें 10 की वैल्यू हमें दी हुई है ना। तो 49 में क्या डाउट आ गया, दिग्विजय, सॉरी सुब्रजीत, 49 में क्या डाउट है, tan थीटा हमें दिया हुआ है a बाई बी। ठीक है, और हमें साइन और कॉस का एक टर्म दिया हुआ है, साइन थीटा बाय कॉस की पावर 8 प्लस कॉस थीटा बाय साइन की पावर 8, है ना। आप देखो tan थीटा से ट्रायंगल बना के साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल पाओगे। देखो यहां से अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, b बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आंसर निकालो, बस इसमें कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है बस थोड़ा सा। साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, ऊपर नीचे से देखो 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी सारा टर्म आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कर लोगे।
सुब्रजीत, है ना, बस वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइन और कॉस की वैल्यू पता है आपको, बस वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, ये 52 ही था, सॉरी 49 था। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, 52 में ऐसा क्वेश्चन आपके पास वहां पे आया था, है ना। ऐसा क्वेश्चन कहां पे आया था? शीट में, वो प्रैक्टिस शीट वाले पार्ट में था, याद है ना, उस वाले पार्ट में था। देख लो 52 में क्या करना है, हमें दिया हुआ क्या है 52 में, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है, ठीक है, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन दिया हुआ है, ठीक ना। और हमें रिलेशन निकालना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है हमारे पास, अगर मैं उस रिलेशन को यूज करता हूं, ठीक है, पहले रिलेशन को अगर मैं यूज करता हूं तो टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू एम दिया हुआ है, यही है ना, ये एम दिया हुआ है। तो कॉट को मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया, पहला काम तो हमें यही करना है, ठीक है। और यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एम टेन थीटा, दिख रहा है क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस एम टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, याद है, m इंटू टेन थीटा। तो देखो हमने सिंप्लीफाई करके उसको इस वाले फॉर्मेट में लेके आ गए, ठीक है। सेम टाइप का हमें सेकेंड पार्ट से भी आएगा। सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन दिया हुआ है। यहां पे देखो मेरा सेक स्क्वायर जनरेट हो चुका है, तो मैं यहां से भी सेक स्क्वायर का टर्म बना सकता हूं कि नहीं, है ना। तो कॉस को मैं साइन, सेक को मैं कॉस में चेंज नहीं करके कॉस को मैं सेक में चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेक का एक टर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा लिख सकता हूँ इक्वल टू एन, है ना। और यहां से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा एन सेक थीटा, क्लियर है। यहां पे क्या आ गया, एन सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे आप है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो डायरेक्टली टेन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम सेक थीटा मेरे पास आ गया, देखो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम टेन स्क्वायर थीटा आ गया। और अब आप क्या कर सकते हो, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है। दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे स्क्वायर कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, टेन स्क्वायर वाले पार्ट को। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे जो टर्म दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू m के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पे भी क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर दे रहा हूं दोनों तरफ, ताकि उधर मुझे पास सेक की पावर स्क्वायर जनरेट हो जाए। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है क्या, ठीक है। और यहां से देखो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा को मैं एम टेन थीटा लिखूंगा। तो यहां से कितना हो गया, 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एम टेन थीटा, क्लियर है। यहां से देखो टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से आप टेन थीटा क्या लिख सकते हो, एन स्क्वायर एम होल टू द पावर 1/3, है ना, एक क्यूब यहां से जनरेट होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास ये जनरेट हो गई, दिख रहा है, समझ में आया क्या, है ना। अब इसके बाद आप देखो ऑप्शंस को, देखो ऑप्शन में भी हमारे पास इसी टाइप का टर्म है, एन स्क्वायर एम, है ना, एन स्क्वायर एम, देखो 1/3 का टर्म दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट में, अब मैं इसके बाद आगे मैं क्या करूंगा, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास सेक स्क्वायर का टर्म था, है ना, ये वाला जो इक्वेशन आपके पास ऊपर में दिया होता है, सेक स्क्वायर का टर्म जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यहां से देखो टेन थीटा हमें एन एम के टर्म में पता है, तो यहां पे आप इसको पुट करो,
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू m इंटू एन स्क्वायर m होल टू द पावर 1/3 कर सकते हैं, है ना। कितना हो गया, m स्क्वायर m इंटू एन स्क्वायर m इंटू, है ना, एक मिनट, m इंटू एन स्क्वायर m होल टू द पावर 1/3। क्लियर है। और जो ऑप्शन का टर्म आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन में देखो इसी टाइप का टर्म है, एन स्क्वायर m होल टू द पावर 3 m इंटू एन, इसी टाइप का टर्म कहीं ना कहीं यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है। देखो मैंने दोनों आंसर किसके टर्म में निकाल लिया, सेक थीटा और टेन थीटा के टर्म में निकाल लिया। और सेक थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर को आप क्या पुट कर सकते हो, ये वाला टर्म m इंटू एन स्क्वायर m इंटू 1/3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप क्या लिखोगे, एन स्क्वायर m होल टू द पावर 2/3 इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है ना। यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो स्क्वायर को आप अगर अंदर लेके आओगे तो m इंटू एन स्क्वायर m 1/3 माइनस स्क्वायर में जाओगे तो यहाँ पे तो n की पावर 4 इंटू एम स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, है ना, 1/3 में। यहाँ से n क्यूब मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो n क्यूब बाहर निकलेगा तो एक n बाहर आ जाएगा। और ये देखो हमारा, तो ऑप्शन में जिस तरीके से है उस तरीके से आप इसको सोच सकते हो, है ना। तो आपका एक ऑप्शन शायद मैच कर जाएगा, है ना। तो क्योंकि मुझे मेरा सारा आंसर सेक और टेन के टर्म में आ गया तो मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में मेरे पास 3 एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है। तो देखो इस वाले केस में आपको ये चीजें पता है ना, आपको ये चीजें पता होगी सॉरी, आपको ये चीजें पता होगी कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। याद है, दोनों किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि साइन थीटा हमारे पास इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, और जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू 3, है ना, ये हमें दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई आपको ये लिख के दे दे तो क्या आप ये सोच सकते हो कि इसमें जो साइन थीटा 1 है, साइन थीटा 2 है, साइन थीटा 3 है, वो क्या हो सकता है ना। क्योंकि देखो साइन थीटा 1 है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और ये तीनों का सम 3 के इक्वल है ना। तो सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका तीनों वैल्यू 1 के अलग अलग इक्वल हो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर किसी और की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो कभी भी इसका सम 3 के इक्वल नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब कभी भी आपको इस टाइप से टर्म दिया रहे, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है कि तीनों इंडिविजुअली किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, है कि नहीं। और यहां से आप थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 निकाल सकते हो कि नहीं। थीटा 1 कितना हो जाएगा, π/2, और यही थीटा 2 थीटा 3 के इक्वल है। बाकी वैल्यू आप पुट करो, cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 भी आप निकाल सकते हो। निकाल पाओगे, समझ में आ गया क्या किया मैंने, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा सोचना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं ना। तो ये सम वाले केस में जब भी 3 दिया रहे, इसका मतलब हमेशा आपको यही सोचना है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही हो सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है भी नहीं वैसे, है ना। तो और इसमें और कोई चीज आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है। वैसे ही कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन में वो लोग ये लिख के दे देते हैं ना, 2 एंगल में दे देगा, साइन थीटा 1 प्लस, है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2,
तो इसका मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और कितने के इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बचती है, वैसे ही 4 एंगल में दे देता है। तो ये सब चीजों में ध्यान रखना कि अगर मैक्सिमम वैल्यू ऐड होके मिल रहा है, इसका मतलब सारी वैल्यू सेम इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो 61 हो गया। 63 देखो, 63 में हमें दिया हुआ है tan θ1 tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू a, और दूसरा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू b। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो हमें जो आंसर दिया हुआ है वो कांस्टेंट के टर्म में है। ठीक है, और कांस्टेंट में हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पुट करके चेक किया था सुब्रजीत, पुट करके चेक किया था। बी की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दे देगा, प्लस साइन 2 थीटा बन जाएगा, है ना। ए स्क्वायर भी निकालना है, तो ए स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लो। ए स्क्वायर कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, दिख रहा है ना। ए स्क्वायर भी मैंने कैलकुलेट कर लिया और बी स्क्वायर भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा डायरेक्टली तो आ गया, और ए स्क्वायर प्लस 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो आप, तो ए स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्लियर है ना। इसके बाद क्या करोगे, सिंपली आप इन दोनों को ओपन कर दो। ठीक है, ओपन करके साइन कॉस में चेंज कर लो, आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, सबको ओपन करके साइन कॉस में आप लिख लो, आपका आंसर यहां से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। ठीक है, 63 के बाद 64, क्वेश्चन नंबर 64 में tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, देखो इस वाले पार्ट में आपको ये चीजें बताई थी पहले कि साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या हम tan के टर्म में लिख सकते हैं क्या, है ना। देखो हमारा सारा क्वेश्चन tan के टर्म में है। ठीक है, और tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा, है ना, देखो दो का मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, और 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा के टर्म में। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर मैं यहां पे जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखो यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। यहां पे देखो साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या ये लिख सकता हूं, tan स्क्वायर, और इन जनरल थीटा के टर्म में tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ लिख पाएंगे क्या। मैंने क्या किया, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या दे देगा, sec स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चेंज करोगे तो नीचे से टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपका टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और टर्म जब आपका कैंसिल हो गया तो आप यहां से ये वैल्यू इसकी इक्वल, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। लिख पाएंगे, समझ में आ रहा है, tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ऐसे में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमें कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन tan स्क्वायर अल्फा बीटा गामा के टर्म में ही दिया हुआ है, और जो हमें कैलकुलेट करना वो tan के टर्म में नहीं था, तो मैंने उसको tan के टर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई किया। ठीक है,
यहां पे देखो बार बार tan लिखना पड़ रहा है, तो मैं tan अल्फा को x मान लेता हूं, tan बीटा को मैं y मान लेता हूं और tan गामा को मैं z मान लेता हूं। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में x, ठीक है, स्क्वायर को ही मान लो क्योंकि नीचे में आपका स्क्वायर का ही टर्म है। तो ये टर्म हमारा बन गया x प्लस 1/x प्लस y बाई 1 प्लस वाई प्लस z बाई 1 प्लस z, है ना। क्योंकि बार बार उस टर्म में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इस टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। और अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, है ना। तो x y z के टर्म में एलसीएम लेना आपका इजी है। तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये क्या होगा, x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस जेड, है ना। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप सॉल्व करके देखना, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये टर्म आपका अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस, ठीक है। ये मैं आप पे कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, आप कैलकुलेशन करके देखना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, जेड एक्स यहाँ पे प्लस होगा, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई जेड, ठीक है। प्लस इसको आप सॉल्व करना थोड़ा सा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसा टर्म इसका सॉल्व करने पे आता है, चेक करना, ठीक है। और देखो जो चीजें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल टू 1 के इक्वल है, ठीक है। 1 के इक्वल जो आपका टर्म दिया हुआ है वो 1 के इक्वल टर्म क्या है, तो देखो tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा को मैंने 1 माना हुआ है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 2xyz की वैल्यू ही हमें 1 दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखना कि जो हमें दिया हुआ है उसको अगर आप xyz से रिप्लेस करोगे तो यही टर्म होगा, यानी ये कंप्लीट वैल्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, ठीक है। ये टर्म आपका निकल के आ जाएगा। और ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म देखो दोनों सेम है, ठीक है। इस वाले टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले का फैक्टर करोगे तो यही टर्म बनेगा, या इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर वाला टर्म ही बन रहा है ना। तो ये वैल्यू कैंसिल होकर आपका 1 दे देता है, ये दोनों वैल्यू सेम वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई करना, ये बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा, है ना, फैक्टराइजेशन वगैरह यूज हुआ है, बस इसलिए थोड़ा सा आपको लेंदी दिख रहा है ना। तो इतना लेंदी चलता है ट्रिगोनोमेट्री में, इतना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 68 हो गया। 69 में हमें दिया हुआ है, ठीक है। 69 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है आपका और कुछ नहीं है। हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है 22 डिग्री 30 मिनट, है ना। और 22 डिग्री 30 मिनट कितना होता है एक्चुअली में, 22 डिग्री 30 मिनट एक्चुअली में कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 69 में देखो, है ना। अल्फा की वैल्यू जो हमें दी हुई वो कितना दिया हुआ एक्चुअली में 22.5 डिग्री, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है 22.5 डिग्री, आप उसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा। और हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस 3 अल्फा 1 प्लस कॉस 5 अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस 7 अल्फा, है ना। तो इस टाइप से आपको हर एक एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो, है ना। तो आपको करना क्या है, बस सिंपली इसको हाफ एंगल में आप कन्वर्ट करते जाओ। हाफ एंगल की वैल्यू आपको दी हुई है ना। साइन ऑफ, देखो यहां पे ये जो वैल्यू हमें दिया हुआ है अल्फा हमें पता है कॉस 1 प्लस कॉस 3 अल्फा, है ना। 1 प्लस कॉस 3 अल्फा 1 प्लस कॉस 7 अल्फा, तीनों मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ये दिया हुआ है हमें तो वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है।
लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, है ना, तो 1 प्लस कॉस एल्फा जो है, देखो 1 प्लस कॉस एल्फा, है ना, 1 प्लस कॉस 3 अल्फा, 1 प्लस कॉस 5 अल्फा और 1 प्लस कॉस 7 अल्फा। ठीक है, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखो अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में आपके पास कितनी है, 22.5 डिग्री है ना, तो 22.5 को अगर आप यहां पे पुट करोगे तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सेम रहने दे रहा हूं। 1 प्लस कॉस 3 अल्फा को अगर आप देखोगे तो 1 प्लस कॉस 3 अल्फा कितना हो जाएगा आपका, है ना, तो 3 अल्फा आपका कितना हो जाएगा, 3 अल्फा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना, तो ये 45 प्लस 22.5, है ना, 45 प्लस 22.5। अब देखो यहाँ पे आपके पास अगर आप एंगल के टर्म्स में सोचो तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल है ना, इसका हाफ करेंगे तो ये मेरा 22.5 होगा, यहां से भी हाफ करोगे तो ये आपका 22.5 आएगा, ये भी 22.5 है, ये भी 22.5 है। ठीक है, यहां पे 3 अल्फा है, 3 अल्फा मतलब कितना हो गया, देखो 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, है ना, और ये सारा एंगल कितना है, 22.5 डिग्री का, है ना, क्योंकि 22.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 90 पे पहुंच जाओगे। तो इसी cos 2 अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस अल्फा भी लिखा जा सकता है कि नहीं, दिख रहा है फिगर में। तो इसी चीज को cos 3 अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस अल्फा भी लिखा जा सकता है ना। ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिग्री आपका 45/2 के एंगल के टर्म्स में है ना, तो ये मैंने फिगर के थ्रू रिजॉल्व किया। ठीक है, वैसे ही 1 प्लस कॉस 5 अल्फा को आप क्या लिखोगे, तो यहां से फिर से एक और अल्फा ऐड होगा, तो कॉस 5 अल्फा को आप क्या लिख पाओगे, 1 प्लस कॉस 90 प्लस अल्फा लिख सकते हैं हम। ठीक है, और 1 प्लस 7 अल्फा को आप क्या लिखोगे, तो कॉस 7 अल्फा, ये मेरा 4 अल्फा हो गया, 5 अल्फा, इसको 4 पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4, है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 में आप ये टोटल एंगल यहां तक पहुंच रहे हो, और ये एंगल भी मेरा अल्फा है, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, पाई माइनस अल्फा भी लिख पाऊंगा। सुब्रजीत ये समझ में आया कि क्या किया मैंने, क्लियर है ना। तो देखो मेरा सारा एंगल मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये अल्फा आपको 22.5 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए आपको ये चीजें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये 90 से कम भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1 प्लस कॉस अल्फा हो गया, ये कितना बन गया, 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा हो गया। चेक करो, और देखो ये दोनों चीजें मिलके कितना दे देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मिलके क्या दे देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो तो यहां पे मुझे वैल्यू कोई कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसके अंडर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ऊपर वाला टर्म क्या बन गया मेरा, साइन 2 अल्फा, है ना, डिवाइडेड बाय ये साइन 2 अल्फा का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और साइन 2 अल्फा कितना हो गया, साइन 45 डिग्री, क्योंकि अल्फा आपका 45/2 है, तो ये साइन 45 डिग्री स्क्वायर बाय 4, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8, है ना। बाकी सारा देखो, तो इसमें कोई हमें अल्फा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपको सिंपली बस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, बाकी लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हो क्या, बाकी लोगों का डाउट नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का डाउट नहीं आ रहा है क्या, अप टू 75 तक डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको
25 क्वेश्चन ऐड करो अप टू 100 तक, ठीक है, या अप टू 93 तक, जो है आपका फर्स्ट पार्ट वाला आंसर है, ठीक है। जो सेक्शन बी है इसका वो वाला पार्ट बाद में करना, अप टू 93 तक, यानी ये जो पहला सेक्शन था वो अप टू 93 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 93 तक ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना, पहला वाला पार्ट जिसका बच गया है ना, जिसको अभी भी टाइम नहीं मिला है वो लोग जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक है। टाइम मिला है फिर भी आप लोग कर नहीं रहे हो और डाउट नहीं पूछ रहे हो, इसका मतलब सिंपली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और कोई मतलब नहीं इसका। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी डाउट भी आएगा, डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपको डाउट क्रिएट करेगा ही ऑलरेडी, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखना और क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली करो, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। एग्जाम के टाइम पे एक भी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व इसलिए नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में डाउट है, दिग्बल है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखो, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा सेक बीटा टेन बीटा सेक बीटा, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे अगर आप एक्स वाई जेड इसको मान लेते हो, ठीक है, अगर आप यहां पे हमें किसके टर्म में निकालना है, कॉट अल्फा कॉट बीटा किसके टर्म में, ठीक है। देखो 60 में देखो जो हमें दिया हुआ है, 60 हो गया था या डिस्कशन करना है, दिग्बल है, दिग्बल है, डिस्कशन करना है या हो गया, ठीक है। सेक अल्फा इंटू सेक बीटा हमें दिया हुआ है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो आइडेंटिटी आपको यूज करनी है वो ये यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही वाला टर्म आपको यहाँ पे फिर से लिख के दिया गया है, ठीक है। तो उस चीज को आप ध्यान रखना, कर लोगे, आइडेंटिटी लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखो यहाँ पे जो यूज हो रहा है आपको, यहाँ पे जो आपका यूज हो रहा है वो ये वाला आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। और देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप क्या लिख पाओगे, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये वाला चीज यूज करना, तो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना है एक बार इसको, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, जो भी डाउट होगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कशन था, जो भी पार्ट बाकी था, ठीक है। बाकी अप टू 93 तक फर्स्ट वाला सेक्शन आप लोग कंप्लीट कर लेना, फिर नेक्स्ट वाला सेक्शन बाद में स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले आपको फंक्शन में भी मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, है ना। तो ग्राफ वगैरह कैसे प्लॉट होता है, ये सब चीजें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। एक और चीज जो आप ऑलरेडी 10th में ही पढ़ चुके हो, है ना, जिसमें रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स होता है ना, कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन किस तरीके से होता है और रूट्स के बीच में रिलेशन कैसे होता है, वो चीज आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, ठीक है। तो रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है आपको ये ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, और इसके मैं रूट्स मान रहा हूं, ठीक है, इसके रूट्स में मान ले रहा हूं, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं आपको याद है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई ट्वाइस से किया था हमने। एक बार प्लस वाला साइन लोगे, एक बार माइनस वाला साइन लोगे, तो आपको दो रूट्स मिलेंगे। तो दोनों रूट्स में से मैं एक को अल्फा और एक को बीटा बोल रहा हूं, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी बाई ए, है ना। माइनस बी क्या है, इस x का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा
सम ऑफ रूट वाला पार्ट है, ठीक है। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला पार्ट क्या होता है, c बाई ए, ठीक है। तो ये चीज भी आप पढ़ चुके हो, c कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला, और इसके कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीजें आपकी निकल के आती है, ठीक है। एक चीज आप ये भी याद रखना कि जीरोज और रूट्स में डिफरेंस क्या होता है। जीरोज हम किसका निकालते हैं, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास, अगर मैं ये पॉलिनोमियल कंसीडर कर लूं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये मेरा पॉलिनोमियल है। और रूट्स किसका होता है, रूट्स इक्वेशन का होता है ना। तो यहां से जो वैल्यू निकलती है इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से जो आप x निकालते हो ये x क्या होता है, रूट्स कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट्स मिलेगा, ठीक है। और यहां पे आपको इसमें अल्फा पुट करना पड़ता है ना। तो जिस अल्फा और बीटा के लिए p ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, है ना। तो जीरोज और रूट्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जीरोज आपने 10th में कैलकुलेट किया था, है ना। तो जीरोज किसका निकलता है, पॉलिनोमियल का निकलता है, और रूट्स किसका निकलता है, इक्वेशन का निकलता है। क्लियर है। अगर आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अगर किसी ने मुझे ये बोला कि इसके जीरोज अल्फा बीटा है, ठीक है, इसके जीरोज अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा है तो मैं इसको फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। याद होगा आपको, इसको मैं क्या कर सकता हूं, फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसको आप फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन आपको यहां पे a से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। a से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहां पे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप इसको इसके इक्वल बोल पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये रूट्स हैं, इसको अगर आप फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे, है ना, तो देखो सम ऑफ रूट्स हमें पता है, ठीक है। देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो c की वैल्यू भी आपको a के टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। यहां पे जब आप पुट करोगे तो इसी इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, सेम इक्वेशन को अगर आप लिखोगे तो ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है, ये चीज भी आप लिख सकते हो। यहां पे मैंने a से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आपका a वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जीरो है तो वो सबसे कॉमन आके इस तरफ जीरो आपको दे देगा, ठीक है। तो इस दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जब भी आप रूट्स लिखोगे तो हमेशा इस तरीके से लिखना है, और जीरोस का मतलब ये होता है। तो ये इसका फैक्टर होता है ना, ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है। तो फैक्टर जब आप लिखोगे तो ध्यान रखना कि जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे आप सेम अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पे आप पुट करके देखो, है ना, आपको दिख जाएगा कि ये ए वाला टर्म यहां पे मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, ये चीज कैसे निकलता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। यहां पे आप ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है, यहां पे आप ये चीज भी ध्यान रखना कि जब हम सम ऑफ रूट्स लिखते हैं तो ये सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी बाई ए है। माइनस बी कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, है ना। तो इसी चीज को कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वैसे ही जब आप अल्फा इंटू बीटा को लिखते हो तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। याद होगा आपको मैंने वहां पे बताया था, है ना, कि अगर आपके पास, मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो ए होता है, ए को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। लीडिंग कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि यही लीड करता है कि आपका कर्व किस टाइप का होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, है ना। तो इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले बी को हम क्या बोलते हैं, है ना, और ए क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, और इसी को हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 0 आपको क्या दे देगा, कांस्टेंट दे देता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। और ये वाला पार्ट हमने कैसे लिखा, ये वाला पार्ट हमने कैसे लिखा, देखो यहां पे जो आपके पास ये इक्वेशन हमें गिवन है यहां पे, है ना, इसी इक्वेशन को देखो मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप ए से डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा, बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। और बी बाई ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो देखो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, दिख रहा है यहां पे, प्लस इसको क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी को दूसरे लैंग्वेज के टर्म में भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस बी बाई इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के इक्वल होगा। क्लियर है ना। तो ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी होगी। अगर आपको कोई रूट दिया जाता है ना, तो रूट्स अगर आपको दिया हुआ हो तो आप इस तरीके से गिवन रूट्स के हिसाब से आप चीजों को कैलकुलेट करके लिख सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको करने में, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूट्स के बारे में भी देखा था और डिटेल में, है ना, कि नेचर ऑफ रूट्स किस टाइप का होता है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स का आपको आइडिया होगा कि डी की वैल्यू पे, है ना, डी की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है कि डी आपका किस तरीके का है, उसके हिसाब से आप अपना है ना, डी के वैल्यूज के हिसाब से आप ये देखते हो कि जो हमारा टर्म है ना, उस टर्म को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो डी के हिसाब से आप अलग अलग डिफरेंट जगह पे, है ना, अलग अलग सिचुएशन में आप रूट्स कैसे कैलकुलेट होता है वो चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। क्लियर है। एक बार मैं उसको फिर से रिवाइज करा, अभी देखो सही आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपको ये समझ में आया, है ना। तो आज हम लोग कुछ ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। बस मैं नेचर ऑफ रूट्स को एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूं ताकि आप इस चीज को देख पाओ कि कैसे होता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स देखो क्या होता है ना। तो आप इसको टेबल बना लोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो जो रूट्स का नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है ना। तो अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, और बी स्क्वायर माइनस 4ac के बेसिस पे ही क्या डिसाइड होता है आपका कि आपका रूट्स क्या होने वाला है ना। तो यहां से मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। डी हमारा क्या क्या हो सकता है, तो डी के बारे में अगर आप देखोगे तो या तो आपका डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, है ना, या आपका डी 0 के इक्वल नहीं होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, डी या तो 0 के इक्वल होगा या डी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर डी 0 के इक्वल होता है तो क्या कंडीशन होगा, है ना, अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो जो आपके रूट्स होंगे, है ना, रूट्स क्या होंगे, रूट्स इक्वल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास यहां पे आ गया, रूट्स आर इक्वल, है ना, ये चीज मैंने आपको बताया था, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिख दे रहा हूं। और रूट्स इक्वल है तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस बी बाई ट्वाइस ए के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है क्या, है ना। और थर्ड पॉइंट जो इसमें होता है वो ये चीज होता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, लिख लो, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी expressed the quadratic equation can be expressed as a perfect square of लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर आपका d 0 हो जाएगा तो आप देखोगे कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर में आपका कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो आपका लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में, ठीक है। d अगर इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो अगर d 0 नहीं होता है तो क्या केसेस हो सकता है, तो अगर आपका d 0 नहीं होगा तो आपके पास दो केसेस होंगे, या तो d आपका पॉजिटिव होगा या d आपका नेगेटिव होगा, है कि नहीं। तो अगर आपका d 0 नहीं है तो इसके बाद हमारे पास दो केसेस मिलते हैं। कौन कौन सा केसेस, कि अगर आपका d पॉजिटिव है और या d नेगेटिव है ना। तो अगर d आपका, यहां पे कर लेते हैं कि अगर हमारा d लेस देन 0 हो सकता है या d ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर d लेस देन 0 है, ठीक है, d अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ क्या होगा, है ना। और इसी में अगर ग्राफ के बारे में बात करोगे, इसी वाले पार्ट में, है ना, d इक्वल टू 0 वाले पार्ट में, तो एक पॉइंट आप यहां पे और ऐड कर लो। इसमें क्या होगा, ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस, है ना, ग्राफ क्या करेगा आपका, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी ग्राफ में देख चुके हैं। अब अगर d आपका लेस देन 0 होता है, ठीक है, d अगर आपका लेस देन 0 होता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहली चीज तो कि अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आपका क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, रूट्स आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। और अल्फा और बीटा की बात करोगे तो अल्फा बीटा आपका क्या होगा, अल्फा अगर आपका, मान लो कि अल्फा मेरा p प्लस आई क्यू के फॉर्मेट में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे तो ये फॉर्मेट समझ में आएगा, बस मैं अभी ये लिख रहा हूं। तो अगर अल्फा ये है तो बीटा क्या हो जाएगा, p माइनस आई क्यू, क्लियर है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि रूट्स इसके क्या होते हैं, रूट्स इसके पेयर में आते हैं और कॉन्जुगेट में आते हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिख लो, रूट्स imaginary roots are always in pair and conjugate, है ना, conjugate भी होता है और साथ में पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है, पेयर मतलब या तो दो होगा या चार होगा, दो दो का पेयर हो सकता है ना। चार मतलब कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक, हमारे पास जो इक्वेशन है वो फोर्थ ऑर्डर का हो गया तो हो सकता है चार इक्वेशन हो, है ना। तो जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा और उसके आप रूट्स की बात करोगे
तो रूट्स जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा हमेशा किस में आएगा, पेयर में आएगा और कॉन्जुगेट में आएगा। कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में या ऑड नंबर में रूट्स नहीं आता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आता है। क्लियर है? यानी अगर यहां पे एक पॉइंट और लिख लो, कॉम्प्लेक्स रूट डज नॉट कम्स इन ऑड नंबर। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसके एक कॉम्प्लेक्स रूट है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई बोलता है कि हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स रूट है, तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। 5 रूट है, ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में आएगा, वो इवन नंबर में आता है, कभी भी वो ऑड नंबर में नहीं आएगा। या तो आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल के 2 कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकता है, लेकिन कभी भी ऑड नंबर में वो नहीं आता है किसी भी केस में। ठीक है, समझ में आ गया है ना? तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये चीज होगा। और सेकंड एक और पॉइंट, ग्राफ के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो दिस विल, है ना, कर्व विल नेवर टच और कट दी एक्स एक्सिस, है ना? तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा और ना ही कट करेगा। और आपको पता है कि ग्राफ कैसा होता है, या तो ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर ए पॉजिटिव है तो कंप्लीटली ऊपर होगा और ए लेस देन 0 है तो कंप्लीटली नीचे होगा। ठीक है, अगर डी 0 होता है, सॉरी अगर डी पॉजिटिव होता है ना, तो डी पॉजिटिव होने पे क्या केसेस हो सकते हैं? पहली चीज तो रूट्स इसके क्या होंगे, रूट्स आर रियल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, रूट्स जो होंगे आपके, रूट्स आर डिस्टिंक्ट। रूट आपका डिस्टिंक्ट भी होगा और रूट आपका रियल भी होगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया कि अलग अलग, कोई भी सेम टाइप का रूट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये चीज भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मान लो इसी में एक और टाइप का कंडीशन होता है कि अगर आपका जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ठीक है, तो यहां पे और इसी में ग्राफ के टर्म्स में अगर बात करोगे तो ग्राफ क्या होगा, कर्व विल, है ना, कर्व विल कट दी एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। कर्व विल कट दी एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना? तो 2 अलग अलग पॉइंट पे आपको कर्व कट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसी में 2 और केसेस हम बना लेते हैं इसी पार्ट में, कि अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर हो रहा हो या डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो एबीसी को हम लोग यहां पे अभी जितने भी केसेस हमने किए हैं, है ना, सारे केस में एबीसी हम लोग रियल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एबीसी हमारा क्या होना चाहिए, रियल ही होना चाहिए हर एक केस में। ठीक है, किसी भी केस में कोफिशिएंट की बात जहां तक होगी, कोई भी हम इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब में लिख लो, आप इन सब में लिख लो, इन सारे पार्ट में एबीसी क्या होगा, है ना, एबीसी बिलोंग टू रियल नंबर। यहां पे भी आपका एबीसी बिलोंग टू रियल नंबर, है ना? तो एबीसी हमारा रियल नंबर में होना चाहिए, तभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अब रियल नंबर में भी अगर आपके पास ऐसा कोई कंडीशन आता है जहां पे रियल नंबर आपका, है ना, इसी में एक कंडीशन मैं ले लेता हूं यहां पे, है ना, तो यहां पे ले लो, इफ ए बी सी बिलोंग टू क्यू, है ना, ए बी सी बिलोंग टू क्यू। क्यू मतलब क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो अगर आपका एबीसी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट में भी हम एबीसी क्या ले रहे हैं, एबीसी बिलोंग टू क्यू। एबीसी हम यहां पे भी रैशनल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, और यहां पे डी में एज्यूम कर रहा हूं, डी इज अ स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, है ना। डी आपका परफेक्ट स्क्वायर यहां पे बन रहा है, डी इज अ स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये मैं एक कंडीशन यहां पे ले रहा हूं, और दूसरा कंडीशन में ले रहा हूं इस वाले पार्ट में, d इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, d इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर, है ना। तो अगर आपका d रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा
तो हमें क्या करना है, उस केस में क्या करना है ना। तो यहां से इस वाले कंडीशन से जो आपका रूट्स मिलता है, अगर आपका एबीसी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है और डी आपका भी स्क्वायर है रैशनल नंबर का ही, तो यहां से जो आपको रूट्स होंगे वो रूट्स भी क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल। यहां से आपको रैशनल रूट ही मिलेगा। ठीक है, तो आप कोफिशिएंट्स को देख के रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो रूट्स क्या होगा आपका, रैशनल होगा। क्लियर है। और इसी में एक और कंडीशन आ जाता है, जैसे इस सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं कि अगर आपका यहां पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और एबीसी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो जो आपका रूट्स होगा वो रूट्स आपका क्या मिलेगा, रूट्स आर इररेशनल। तो यहां पे आपके पास जो रूट आएगा वो कौन सा रूट होगा, इररेशनल रूट होगा, है ना। तो यहां पे हमारे पास रूट इररेशनल के टर्म में होगा। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इररेशनल रूट्स हमेशा क्या होते हैं, इररेशनल रूट्स भी पेयर में आते हैं, है ना। तो इररेशनल रूट्स भी लिख लो, है ना। इरेशनल रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, है ना। और कॉन्जुगेट के टर्म्स में ही बोल सकते हो, अगर आपका एक रूट p प्लस रूट क्यूब फॉर्मेट का है तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यूब। ठीक है, यहां पे भी ध्यान रखना कि कभी भी एक इरेशनल रूट कभी भी नहीं आएगा आपके पास, है ना। कभी भी एक इरेशनल रूट नहीं आएगा कभी भी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना हमें कि हमारे पास ये चीज कंडीशन हमारे पास ऑलवेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज है कि कोई भी आपको अगर एक इरेशनल रूट देता है तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर उसने एक दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको दूसरा ये वाला इस फॉर्मेट का माइनस साइन के साथ चूज करके ले लेना है। क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि अगर इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में अगर आप इसी को थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेता हूं, ठीक है, और b और c बिलोंग टू i मतलब क्या हो गया, इंटीजर। तो अगर मैं b और c को इंटीजर ले लेता हूं एंड d इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, d इज एन स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो अगर सब कुछ आपका इंटीजर के टर्म में होगा तो यहां पे आप रूट्स के बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक कमेंट कर सकते हो। वो ये कि रूट्स यहां पे आपका क्या होगा, रूट्स आर इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल मतलब क्या हो गया कि वो इंटीजर के फॉर्मेट में होगा यहां पे, है ना। तो ये चीज, ये सब कुछ कंडीशन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो इस टाइप से बना के दे देता है ना, जहां पे हम ये कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स के रूट्स के बारे में कि रूट्स में क्या होता है। इसी चीज को हम लोग और अच्छे तरीके से एलेबोरेट करके आगे के क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में मुझे आंसर लिख के भेजना कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग सॉल्व कर पाओगे वैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो एक। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, for what value of m the equation, for what value of m the equation 1 plus m x square minus 2 into 1 plus m 1 plus 3m कर लो, है ना, 1 plus 3m into x प्लस 1 प्लस 8m इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमें m की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या आना चाहिए हमारे पास, रूट्स इसका इक्वल होना चाहिए, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ता है ना। तो इस इक्वेशन का आप d निकालो किसके टर्म्स में, m के टर्म्स में,
और उसको इक्वल करके आप m की वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में इस चीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वाड्रेटिक में भी और भी बहुत कुछ है, तो उन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और पहले बहुत सारी चीजें हमें और बाकी है अभी क्वाड्रेटिक में। तो ये सब पार्ट था जो आप ऑलरेडी कर चुके हो 10th में, बस उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करके अभी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग आगे के क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अप टू 75 तक, सॉरी 93 तक जेई वाले शीट का फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जिसके पास टाइम है वो लोग आगे भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इसे कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।